नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी गुरुजी चैनल में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा समास को पहचानने की ट्रिक। दोस्तों उससे पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं। दोस्तों आपने मेरे संधि वाले वीडियो को इतना प्यार दिया है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से आभारी हूँ दोस्तों। और दोस्तों जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद नहीं आया उन लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं। मैं केवल अपनी तरफ से छोटा सा प्रयास करता हूं और आप लोगों को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता हूं, और वो भी आपके बिना बोर हुए, बिना आपका डाटा खराब किए हुए, जल्द से जल्द और छोटे वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्सों के लिए मैं आपका दिल से, तहे दिल से दोस्तों बहुत आभारी हूं। आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आपने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, समास को पहचानने की ट्रिक। दोस्तों इस वीडियो में आपको समास विग्रह, समास क्या होता है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, केवल आपको समास को कैसे पहचानना है वो बताऊंगा केवल। तो दोस्तों क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में आपको एक शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि दोस्तों इस शब्द में कौन सा समास है। तो उसकी ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हमेशा आपको एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि निम्न शब्द में कौन सा समास है, और आपको चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अव्ययी भाव समास को पहचानने की ट्रिक देखते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है, तो दोस्तों जिन शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा रहता है वो क्या, कौन से समास होता है, अव्ययी भाव समास। उपसर्ग क्या होती है इसमें, अधिकतर दोस्तों क्या रहती है, यथा रहती है, प्री रहती है, प्रति रहेगी, निर रहेगी, आ रहेगी, अन रहेगी और भर रहेगी। ये उपसर्ग लगी हुए हैं अगर शब्द में, तो आप आंख बंद करके लगा दीजिए दोस्तों, कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास हो गया। अव्ययी भाव समास जैसे नाम से स्पष्ट है, अव्यय क्या होता है, जिसमें जिन शब्दों में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जो उपसर्ग रहती हैं, देखिए यहाँ पर यथा है, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, प्रा है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, प्रति है, निर है, आ है, अन है और भर है, इनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो दोस्तों सिंपल आप पहचान सकते हैं, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हुए हों वो कौन से समास होंगे, अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, यथाशक्ति, यथा में यथा उपसर्ग लगी हुई है, ठीक है। प्रतिदिन, दिन में कौन सी, प्रति उपसर्ग लगी हुई है। भरपेट, भरपेट में कौन सी दोस्तों, भर उपसर्ग लगी हुई है। तो सिंपल दोस्तों आप पहचान सकते हैं, जिन शब्दों में उपसर्ग जुड़ा हुआ हो वो कौन से समास होंगे, अव्ययी भाव समास। अब दोस्तों अगला देखते हैं, दूसरा है यहाँ पर तत्पुरुष समास। तो समास को अलग करने पर दोस्तों, अगर हम समास विग्रह करेंगे तो अलग करने पर या विग्रह करने पर हमें क्या मिलेगा, का, की, को, के लिए, में, पर, से निकले। तो दोस्तों क्या रहता है इस समास में, जो तत्पुरुष समास रहता है, तो आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता, नए, कर्म से, संप्रदायन के लिए, इस प्रकार से। तो दोस्तों तत्पुरुष समास उस पर ही आधारित होता है। तो दोस्तों तत्पुरुष समास में अगर हम समास को विग्रह करेंगे तो एक कारक निकलेगा, देखिए कैसे, रंग, मंच। तो रंग के लिए मंच, यहाँ पर दोस्तों के लिए आ गया, ठीक है, विग्रह करने पर। वनवास, अगला है कौन सा, वनवास, तो वन में वास में आ गया यहाँ पर। नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, विग्रह करने पर हमें का, की, को, के लिए, में, पर, से निकले, तो वहां पर कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। सिंपल है दोस्तों, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ तक बहुत ही आसान है। अब अगला देखते हैं दोस्तों, कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा टफ रहता है, लेकिन इसको भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों क्या रहता है, शब्द के दूसरे पद की विशेषता बतलाई जाती है। तो दोस्तों जैसा आप जानते ही हैं, जो समास रहता है दो शब्दों का मेल रहता है। संधि क्या रहता है, संधि दो वर्णों का मेल रहता है। तो समास क्या रहता है, दो शब्दों का मेल रहता है। तो उसमें क्या है, दूसरे शब्द की विशेषता बतलाई जाती है, किसके द्वारा, पहले शब्द के द्वारा। और इसका आप एक ट्रिक और ये है कि एक ट्रिक और है यहाँ पर, तो आप कैसे लगा कर देखो, अगर आप शब्द में देखो कैसे लगा कर देखो, आप ये कैसे शब्द लगा कर देखो, अगर यदि आपको उत्तर मिल जाए तो वहां पर कौन सा कर्मधारय समास होगा। तो आप जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण के द्वारा आपको पूरा समझ में आ जाएगा।
तो दोस्तों इसको उदाहरण के जरिए अपन समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है, क्या दिया है, मृग नयन। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, जो दूसरा शब्द है कौन सा, ये नयन, इसमें कैसे लगा के देखिए। तो दोस्तों दूसरा शब्द यहाँ पर क्या है, नयन। अब हम इसमें क्या कैसे लगा कर देखते हैं। तो नयन कैसे, मृग के समान, तो हमें उत्तर मिल गया। तो वहां पर क्या होगा, कर्मधारा या समास होगा। सिंपल सा है दोस्तों। दूसरे शब्द में आप यहाँ पर जो तो समास जो रहता है वो दो शब्दों का मेल रहता है। तो जो दूसरा शब्द क्या है, नयन है। तो दूसरे शब्द में हम कैसे लगा के देखेंगे। यदि हमको उत्तर मिल जाता है, कुछ भी उत्तर मिल गया, तो वहां पर क्या होगा, कर्मधारय समास। इसी प्रकार देखिए दोस्तों दूसरा शब्द है नीलांबर। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा शब्द क्या है, अंबर। अंबर यहाँ पर दूसरा शब्द है। अब हम अंबर में कैसे लगा के देखते हैं। तो अंबर कैसा है, नीला। तो हमें उत्तर मिल गया है, मतलब कौन सा समास होगा, कर्मधारा समास। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर द्वंद्व समास। ठीक है। तो दोस्तों द्वंद्व समास और द्विगु समास बहुत ही सिंपल होते हैं, जैसा इनकी ट्रिक भी बहुत ही आसान होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, योजक का चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर और आए। तो दोस्तों सिंपल है, योजक का चिन्ह अगर आपको शब्द में मिल जाए तो वहां पर कौन सा द्वंद्व समास आएगा, और विग्रह करने पर और हो जाएगा। जैसे लेन देन, लेन और देन, दाल रोटी, दाल और रोटी। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि यदि शब्द सेम हो, जैसे धीरे धीरे, अगर इस टाइप से अगर कोई शब्द है तो वो वहां पर क्या होगा, अव्यय भाव समास होगा। अगर यदि शब्द सेम है तो अव्ययी भाव समास होगा, और शब्द यदि अलग अलग हैं, यहाँ पर जैसे लेन देन, दाल रोटी, दिन रात, तो इस टाइप से अगर शब्द हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा है और विग्रह करने पर और आए, तो वहां पर कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। और यदि शब्द सेम है और बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो वहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। सिंपल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब अगला देखते हैं द्विगु समास। तो दोस्तों द्विगु समास भी बहुत आसान है। इस समास में पहला पद संख्या वाला होता है, संख्या पद होता है पहला वाले। दोस्तों द्विगु समास में जो है पहला पद संख्या होती है और समूह होने का बोध होता है। सिंपल है, जैसे पंचवटी, पहला शब्द क्या है, संख्या है। नवग्रह, मतलब पहला शब्द क्या है, संख्या है। पंचवटी में 5, नवग्रह में 9, ये संख्या वाचक शब्द हैं। मतलब तो दोस्तों सिंपल है, पंचवटी में 5, नवग्रह में 9, मतलब संख्या का हमें बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। तो ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। सिंपल है दोस्तों। अगला देखते हैं बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों बहुब्रीहि समास बहुत ही आसान है। इसमें अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। देवी देवताओं के नाम आए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। दोस्तों इसमें एक चीज और होती है, शब्द समूह के लिए, यानी बहुत सारे शब्दों के समूह के लिए एक शब्द आता है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो दोस्तों सिंपल है, एक तो देवी देवताओं के नाम आते हैं, और दोस्तों यहाँ पर एक चीज और होती है, शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द आता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन दोस्तों अधिकतर इसमें देवी देवताओं के ही नाम आते हैं। अधिकतर 90% इसमें देवी देवताओं के ही नाम आते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र किसके हैं, शंकर जी के। तो दोस्तों लंबोदर गणेश जी का नाम है। दशा देवताओं के नाम आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण इसका भी दिया मैंने, यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्रियों में प्रधान हो जो, यानी बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द आता है। मतलब उसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मंत्रियों में प्रधान है जो, वो कौन हो जाएगा, अपना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, वहां पर भी अपना क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन इसमें 90% जो रहता है वो देवी देवताओं और राक्षसों के ही नाम आते हैं। सिंपल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको यहाँ पर एक शब्द लेता हूँ और आपको उसको पहचानना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको यदि एग्जाम में शब्द दिया है तो आपको पहचानना कैसे है। तो यहाँ पर एक शब्द है उपनयन।
अब इसमें पूछा जाए कि आपसे उपनयन, अब इसमें पूछा जाए कि भाई कौन सा समास है। तो सबसे पहले आप शब्द में देखिए कि यहाँ पर देवी देवताओं के नाम है, तो देवी देवताओं के नाम नहीं है, बहुब्रीहि समास कट गया, सीधा सिंपल। उसके बाद दूसरा देखते हैं कि भाई संख्यावाचक है, संख्यावाचक भी नहीं है, तो अपना कौन सा द्विगु समास कट गया। उसके बाद बीच में योजक चिन्ह लगा है, नहीं लगा, तो अपना द्वंद्व समास भी कट गया। उसके बाद अपन देखते हैं इसको, देखते हैं ये 3 हमारे समास कट गए सिंपल। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई पहला देखते हैं कि उपसर्ग लगी है, उपसर्ग लगी है, मतलब कौन सा हो जाएगा, ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। सिंपल दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आसान है बहुत। अब दोस्तों एक उदाहरण और लेके देखते हैं, तो यहाँ पर लेके देखते हैं चंद्र। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर एक और उदाहरण, कौन सा, चंद्रमुख। तो दोस्तों सबसे पहले शब्द पहचानने की ट्रिक, सबसे पहले देखिए दोस्तों देवी देवताओं का नाम है, नहीं है, तो बहुब्रीहि समास कट गया। उसके बाद दूसरा संख्यावाचक है, नहीं है, तो अपना कौन सा, द्विगु समास कट गया। उसके बाद बीच में योजक चिन्ह लगा है, नहीं लगा, तो अपना द्वंद्व समास कट गया। उसके बाद उपसर्ग लगी है, उपसर्ग भी नहीं लगी, तो अपना कौन सा, अव्ययीभाव समास कट गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसको फिर उसको दोस्तों क्या है, आप कैसे लगा के देखिए। सबसे आखिरी में अपन विग्रह करेंगे, इसके बाद कर्मधारय समास में अपन कैसे लगा के देखते हैं। तो मुख कैसा, तो मुख में कैसा लगा के देखा, तो मुख कैसा है, चंद्र के समान, मतलब हमें उत्तर मिल गया। तो यहां पर कौन सा होगा, कर्मधारय समास। और सबसे दोस्तों अगर यहां पर कर्मधारय समास नहीं होता तो फिर हम इसका विग्रह करते, और विग्रह करने पर हमें अगर बीच में कोई भी कारक मिल जाता, यानी के, का, की, को, के लिए, पर, में, से, ये अगर हमें मिल जाता तो वहां पर फिर तत्पुरुष समास होता। और सिंपल दोस्तों अगर कर्मधारय समास नहीं होता तो आखिरी अपना बचता ही तत्पुरुष समास, तो अपने को विग्रह करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल अपन आखिरी में बोल देते भाई ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो सिंपल है दोस्तों, आपको पहचानने की ट्रिक भी समझ में आ गई। सबसे पहले देखिए कि देवी देवताओं के नाम है, नहीं है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास कट गया। उसके बाद देखिए संख्यावाचक है, यदि है तो द्विगु समास, नहीं है तो द्विगु समास कट गया। उसके बाद देखिए दोस्तों बीच में योजक चिन्ह लगा है और शब्द अलग अलग है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगर वो भी नहीं है तो वहां पर अपना द्वंद्व समास भी कट गया। उसके बाद देखिए दोस्तों उपसर्ग लगी है, उपसर्ग लगी होगी तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। उपसर्ग नहीं लगी, अपना अव्ययीभाव समास भी कट गया। फिर उसके बाद शब्द के दूसरे वाले में, मतलब इसमें पहले शब्द में नहीं, दूसरे वाले में आप कैसे लगा के देखिए, मुख कैसा, जैसे मैंने इसमें लगा के देखा था मुख कैसा। तो अगर आपको उत्तर मिल जाए तो वहां पर कर्मधारय समास, और उत्तर नहीं मिला आपको तो मतलब आखिरी में तत्पुरुष समास। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। मैं इसी प्रकार की ट्रिक इस चैनल पर आपके लिए लाता रहता हूं। और दोस्तों आप ट्रिक से बिल्कुल भी वो मत कीजिए, मैं आपको पूरा सेट पेपर करवाऊंगा और इन्हीं ट्रिकों के आधार पर करवाऊंगा पूरा सेट पेपर। और दोस्तों जिन भी लोगों ने मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। और दोस्तों आपके लिए मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।